नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ की सत्ता में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार जहां इन 2 वर्षों को सुशासन, विकास और जन कल्याण का प्रतीक बता रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इन दावों को हवा हवाई और जमीनी सच्चाई से कोसों दूर करार दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए ऐतिहासिक फैसलों का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इन दावों और आरोपों के बीच प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अब साय सरकार के 2 साल पूरे हैं और सियासी तकरार है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 2 साल आज पूरा हो गया। वहीं कार्यकाल को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता कर तमाम उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें किसान, धान, मजदूर, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यटन जैसे तमाम क्षेत्रों में किए हुए कामों का बखान किया। वहीं विजन 2047 विकसित छत्तीसगढ़ ध्येय को लेकर प्रदेश में कितनी सफलताएं मिली, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश ने बीते 2 वर्षों में विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। सरकार ने किसानों के हित में ठोस निर्णय लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लागू की और युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के अवसर बढ़ाए। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुए हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में संसाधन बढ़ाए गए हैं और सड़कों के निर्माण से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण रहा, जिसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी ने राज्य की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी। सरकार का कहना है कि ये 2 साल का कार्यकाल सिर्फ योजनाओं का नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रतिबिंब है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है, सरकार हर वर्ग को लेकर साथ चल रही है। सभी वर्गों के हित के साथ राज्य का विकास हो रहा है। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं। किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही ये योजना चालू हो गई और अभी तक 22 किस्त दे चुके हैं। अभी तक कुल 14,306 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में दे चुके हैं और इससे बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है। 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। हर वर्ग के सपनों को साकार करने का काम, मोदी की एक गारंटी को पूरा करने का काम, वादों को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने का काम इन 2 सालों में हुआ है। छत्तीसगढ़ को संवारने की दिशा में तेज गति से काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो रहा है। देखिए, 2 साल भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की ये सरकार छत्तीसगढ़ के हर पहलुओं को, हर क्षेत्र को, हर वर्ग को एक नया छत्तीसगढ़ के रूप में इन 2 सालों में डेवलप करने का कार्यकाल रहा है। इस 2 सालों में चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे भूमिहीन मजदूर हों, चाहे तेंदुपत्ता संग्राहक हों, चाहे किसान हों, सर्वहारा वर्ग के लिए विकास के कार्य हुए हैं। वहीं सरकार के इन दावों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादों के सहारे सत्ता हासिल की, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों के बिल्कुल उलट है।
दीपक बैज का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर आज प्रदेश में चुनाव हो जाएं, तो जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। कांग्रेस का कहना है कि 2028 में जनता इस सरकार से हर वादे का हिसाब लेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। आज 2 साल में ही सरकार का पूरा भूत उतर गया और आज कहीं न कहीं जनता, आम लोगों में पछतावा है। आज भी चुनाव हो जाए, छत्तीसगढ़ की जनता वापस जनादेश लेगी। इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता ने, मैं समझता हूँ, कहीं न कहीं चूक हुई है, जो आने वाला समय में 2028 में इसका भरपाई होगा। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियों के दावे और विपक्ष के तीखे हमले सियासी रण को और तेज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है और आने वाले चुनावी समर में ये बहस किस करवट बैठती है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड संजय शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल कितना बेमिसाल, ये एक सवाल भी है और किस तरीके से एक्सपर्ट इसको देखते हैं। देखिए, विपक्ष तो अपना पक्ष रखेगा, जो उनको कहना है, जो उनको आरोप लगाने वो लगाएंगे, लेकिन असल में 2 सालों के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ के समझें तो कितना डेवलपमेंट हुआ, हर क्षेत्र में किस तरीके से काम हुआ है और आने वाला जो समय बचा है वो कितनी बड़ी चुनौती जैसा है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे तौकीर रजा। तौकीर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे धनंजय सिंह ठाकुर। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टेट एडिटर हैं छत्तीसगढ़ से स्वदेश न्यूज के डॉक्टर संजय शेखर। संजय शेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तौकीर जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? तौकीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, आ रही है आवाज, मेरी आ रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। तौकीर जी, 2 साल और बेमिसाल, एक सवाल आता है, कितना बेमिसाल, किस तरीके से इन 2 सालों को लेकर गए हैं, किस तरीके से काम किया है और आने वाले जो साल हैं वो कितनी चुनौती भरा देखते हैं? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चुनौती तो थी जब हमारी सरकार 13 दिसंबर 2023 को जब आई, तो चुनौती ये थी कि जो भूपेश बघेल की सरकार थी, 5 वर्ष में जो वादे किए थे उसको कहीं जमीन स्तर पे कहीं तक नहीं पहुंचाया था। अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाने की योजना थी उसके एक व्यक्ति तक भी नहीं पहुंचाने की कहीं प्रयास किया गया। सिर्फ कागजों में उन्होंने जो है देते रहे और ढकोसले ढांढस बताते रहे, लेकिन होता कुछ नहीं रहा। आप भी जानते हैं, अगर आप बात करें कि हमने जैसे ही 13 दिसंबर को आया तो 14 दिसंबर हमने घोषणा करी और सबसे पहले जो हमने बोला था कि हम बोनस देंगे 2 वर्ष का, हमसे जो छूटा था, सबसे पहले 2 वर्ष का हम किसानों को बोनस दिया। जो 18 लाख आवास की जो घोषणा हमारी तत्काल की गई, जिसमें से अभी तकरीबन जो है काफी मकान बन चुका है लाखों की तादाद में, और प्रति जो है प्रतिदिन लगभग 2000 की स्पीड बनाई गई है कि प्रतिदिन 2000 आवास बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मातृ वंदन योजना की बात की गई थी तो इन्होंने बोला था कि मातृ वंदन का पैसा आएगा कहां से, खजाना खाली था। ये बात तो सत्य है, इसलिए ये बात बोलते थे। खजाना खाली छोड़ दिए थे भूपेश बघेल की सरकार ने, और हमने जब आए तो हमने अपने तरीके से इसको बिल्कुल दिया और हमने मातृ वंदन योजना के तहत हमने जो वादा किया था उसको भी अच्छा पूरा करते। अभी तक 22वीं किस्त जारी हो चुकी है। उस 22वीं किस्त में लगभग जो है 14,306 करोड़ रुपए भी मातृ वंदन योजना के अंतर्गत हमारी माता बहनों को दिया जा चुका है। तो ये उपलब्धि हमारी रही। उसके साथ साथ हम अगर चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो है विस्तार हुआ जिला स्तर तक। जब भी आपने देखा होगा सुदूर जो सरगुजा से लेकर बस्तर तक, वहां पर जो सुविधा होना चाहिए था वो ऐसी सुविधा वो नहीं मिल पाई थी। रोडों का विस्तार की बात करें, रोडों का तो पैसा खा गया था। रोड के ठेकेदार बोलते थे कि हमारा हम काम नहीं करेंगे, हमको पैसा मिल नहीं रहा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, फंड नहीं है इनके पास। लेकिन हमारी सरकार आई तो आज कई हजारों किलोमीटर की सड़कें बन चुकी, जिसमें बस्तरी जैसा अगर क्षेत्र की बात करें तो बस्तर में लगभग आज 550 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है अंदर तक। मैं भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो है वो अलग है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जितनी बात हमने की थी उस पे जो युवाओं के लिए जिस प्रकार से रोजगार लाना था, तो नए नए जो इंडस्ट्रीज हम यहाँ पर खोलने की बात करें तो हमने उसमें बाकायदा प्रयास किया और उसमें रोजगार के अवसर उनके बढ़ा देने की बात करी थी, वो बिल्कुल किया। हमने वादा किया था कि पीएससी में किसी प्रकार से युवाओं को ठगा जो महसूस किए थे, इनके समय में जो ठगे महसूस किया गया था, पिछले घोटाला हुआ था, हमने बोला था सीबीआई जांच करेंगे, सीबीआई जांच हुई और अभी जांच चल रही है और लोग अंदर हैं। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो हमने हमारे बाकायदा भर्ती चालू हो गई है, हमने एग्जाम ले लिए और बच्चे हैं जो एग्जाम दिए वो आज जो है ट्रेनिंग पीरियड में अंदर जो है भर्ती हो चुके हैं। तो ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिसमें हमने इन मात्र 2 वर्षों में जो हमने काम किया है, चाहे शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का विकास की बात करें तो शिक्षा भी विकास की हमने किया है। हमने महिलाओं की बात में हमने करी थी, शिक्षा की बात, साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत इन लोगों ने बहुत घोटाले किए थे। आपने देखा था कि ऐसी जगह लाइनें बिछा दी गई थी जहां जो सोच नहीं सकते, जहां बिछाने का कहीं टेंडर नहीं था लेकिन बिछा दी गई थी, और नीचे जमीन के अंदर तो पाइपलाइन ही नहीं थी लेकिन बता दी गई कि पाइपलाइन बिछा दी गई। तो ऐसे कई सारी चीजें थी, हमको बहुत सारी समस्याएं थी, हमको उसको निराकरण भी करना था। उस कई गड्ढे थे, ऐसे गड्ढों को हमने भरा भी है। ये अपने आप में उपलब्धि है कि हमने एक विजन रखा। हाँ। हमारा विजन था विकास, हमारा विजन था विकास की गाथा गढ़ना, और 2047 तक का जो विजन माननीय विष्णुदेव साय जी ने रखा था, उसके परिप्रेक्ष्य में इन 2 वर्षों में हमने, थोड़ा कठिन तो था समय, लेकिन हमने उसको बिल्कुल उपलब्धियों से भरा रहा है। आप भी देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने काम किया है, तो जनता जानती है। और अगर ऐसा था तो, अगर ऐसा नहीं था तो जनता ने आज लोकसभा चुनाव में हमें वापस चुना, ये भी बताता है। उसके साथ साथ चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे आपका पंचायत चुनाव, उसमें भी जनता ने हमें वापस बाकायदा चुना। इसलिए चुना क्योंकि हमने विकास किया, विकास की गाथा गढ़ने की ओर हमने जमीन स्तर पे काम किया और बाकायदा जो वादे किए उसे अच्छा सा पूरे करते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और विजन हमने रखा है 2047 विकसित छत्तीसगढ़। ठीक है, वापस आऊंगी। धनंजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? सरकार के इन 2 सालों को कैसे देखते हैं धनंजय जी? और मैं बस ये चाहूंगी, क्योंकि एक विपक्ष है, पूरा अधिकार है सवाल उठाने का, यदि कहीं कोई कमी है वो भी रखने का, लेकिन यदि कुछ अच्छा हुआ है तो मैं उम्मीद करती हूँ उस पर भी आप बोलेंगे। देखिए राखी जी, रूबी शर्मा, हेलो, आवाज आ रही है? राखी वर्मा जी। हाँ धनंजय जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बट राखी वर्मा नाम है। देखिए, हाँ जी सॉरी राखी वर्मा जी, अभी मैं, आपने जैसे कहा अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे, बिल्कुल अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे। अभी मैं इनके ही सवालों का जवाब दूंगा, आपको भी थोड़ा ध्यान देना होगा। अभी ये दावा कर रहे थे कि प्रतिदिन 2000 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण प्रदेश में हो रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि 7 महीने में 60,000 और 1 साल में 7,30,000 मकान और 2 साल में 14,60,000 मकान ये बना चुके हैं। ये दावा कर रहे हैं ना, इनका दावा है, मेरा नहीं है। और केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसकी पीआईबी की रिपोर्ट है, यह है 7 फरवरी 2024 को। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 7 फरवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ में 11,76,142 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिसमें से 9,63,936 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके थे, बाकी आवास बन रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तारीख आप नोट कीजिएगा, 7 फरवरी 2024। ये दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय की विज्ञप्ति मेरे पास में है, यह है 25 जुलाई 2025, तारीख नोट करिएगा, 25 जुलाई 2025। ये क्या कर रहे हैं कि 11,76,142 प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में कुल अब तक स्वीकृत थे, इसमें 11,76,133 आवास मकान बन चुके हैं, 11,14,498। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पीआईबी की प्रेस रिलीज है, तारीख मैंने आपको बता दिया। अब ये बताएं, जब ये 2,000 आवास प्रतिदिन बना रहे हैं तो 2 साल में जो 14,60,000 आवास बनाए हैं वो आवास है कहां? इनका केंद्र सरकार जो डाटा दे रहा है, अब इनके मुंह में जो आ रहा है वो दोनों में तो अंतर है ना। तीसरी बड़ी बात, हमारी सरकार के दौरान जो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,200 करोड़ रुपए हमने जो स्वीकृत किया था बजट में,
दुर्भाग्य की बात है, नरेंद्र मोदी की सरकार उसको 1 साल तक लटकाए रही है और 4 सितंबर 2014 को, तारीख नोट करिएगा, 4 सितंबर 2014 को 8,76,931 प्रधानमंत्री आवास जो हमारी बजट के तहत स्वीकृत करते हैं, जिसमें से मुश्किल से 1.5 लाख आवास भी बनना शुरू नहीं हुआ है। झूठ बोलना अच्छी बात है, अपनी सरकार की तारीफ भी कीजिए, पर कम से कम आंकड़ों में तो ईमानदार रहिए। केंद्र सरकार कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लाख कुछ आवास जुलाई तक बने हैं, जिसमें हमारी सरकार के द्वारा सारे स्वीकृत मकान थे। ये कह रहे हैं कि रोज 2000 आवास बना रहे हैं, तो भाई 2000 आवास प्रतिदिन बना रहे हो तो कहां है 14,60,000 आवास? पहली बात, इनका वादा था प्रदेश के युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मतलब 1 साल में कम से कम 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना था। 2 साल इनके कार्यकाल हो गए, कम से कम 40,000 को सरकारी नौकरी मिलना था। एक भी को सरकारी नौकरी नहीं मिला है। नौकरी के नाम से युवाओं से सिर्फ फीस वसूला गया है, पेपर में गड़बड़ियां की गई है और युवाओं को परेशान किया गया है। किसानों की अगर मैं बात कर लेता हूं, ये बड़ी बड़ी दावा कर रहे थे कि हमने बोनस दिया 2 साल का, बोनस दिया 2 साल का। आपने मात्र 11 लाख किसानों को बोनस दिया है और प्रदेश में 27 लाख किसान हैं, तो आपने 16 लाख किसानों को बोनस से क्यों वंचित रखा? पहली बात। दूसरी बात, आपने 11 लाख किसानों को दिया लगभग 3,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए, और 2 साल में धान खरीदी में किसानों को जो बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था, 286 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा है, किसानों को मिलना चाहिए था 3286 रुपए, इस बार पिछले बार मिलना था लगभग 3200 रुपए। तो पिछले बार किसानों के समर्थन मूल्य में कटौती करके लगभग 1800 करोड़ रुपए दबा दिया गया, इस बार लगभग 5500 करोड़ दबा दिया। तो आपने किसानों को दिया क्या है? आप ना टोकन दे पा रहे हैं, ना बारदाना दे पा रहे हैं, न किसानों के धान खरीदी कर पा रहे हैं, बिजली महंगाई अलग है, गाइडलाइन दर अलग बढ़ा दिए हैं, सारे छूट आपने खत्म कर दिया है। गौ माता की जयकारा तो लगाते रहते हैं, पर गौ सेवा के नाम से जो हमने गोठान खोला था उसको बंद कर दिया है। तो आपने 2 साल में किया क्या है? सिर्फ छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोया है। हर महीना 3500 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले रही है। ये बेमिसाल नहीं है, ये सरकार बिना मिसाल की है, जिसकी कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, चलिए संजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, इन 2 सालों को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है एक सबसे अच्छा विश्लेषण आपका होगा, क्योंकि बहुत नजदीक से इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष तो है, कोई खूबियां बताएगा तो कोई खामियां निकालेगा, लेकिन एक सटीक विश्लेषण इन 2 सालों का देखें तो कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 2 साल में जो जिस स्थिति में मौजूदा सरकार ने कार्यकाल संभाला था, वो बहुत अच्छी स्थिति, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो इस नाते मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। जिस समय भूपेश बघेल जी ने से सत्ता स्थानांतरित हुई विष्णुदेव साय को, उस समय 82,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्ज था, और जिस रफ्तार से कर्ज लिया जा रहा था और जिस तरीके से खजाने की स्थिति थी, वो आने वाले दिनों में अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब होने वाली थी। एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के नाते मैं कह सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की ये है कि पिछले 2 साल में उस परिस्थिति से, हालांकि इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को कर्ज लेना पड़ा है, करीब 28,000 करोड़ का एक कर्ज हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां थी उससे बहुत हद तक निकालने में मौजूदा जो वित्त मंत्री है वो कामयाब रहे हैं। जो रिसोर्सेज को काफी बढ़ाया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि करीब जो छत्तीसगढ़ का अपना रेवेन्यू होता था वो करीब 6,000 करोड़ रुपए का होता था, उसको अब आज के डेट में करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो उसके बाद अन्य रिसोर्सेज जो है बाकी, जो मैंने जो अभी 10,000 करोड़ बताया वो आबकारी और बाकी जो छोटे हैं उसका है, और बाकी जो अदर रेवेन्यू के रिसोर्सेज है उसको बढ़ाया है, लीकेज जो है उसको रोका है। और इस तरीके से जो इकोनॉमिकली अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की पटरी से उतरने जा रही थी, उसको कम से कम रोका गया है। एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के रूप में इसको मैं
एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे मानता हूं, क्योंकि देखिए बाकी जो योजनाएं हैं, जैसे आप मोदी की गारंटी की बात करेंगे, तो मोदी की गारंटी का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो प्रमुख जो घोषणाएं थी, प्रमुख घोषणाएं क्या थी? किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम धान खरीदेंगे, धान खरीदी जा रही है। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति क्विंटल प्रति महीना देंगे, दिया जा रहा है। उसके बाद तेंदुपत्ता की दर बढ़ाएंगे, वो बढ़ा दिया गया। जो प्रमुख घोषणाएं हैं उसको देखेंगे तो वो पूरे हुए हैं। प्रमुख घोषणाओं में क्या पूरा नहीं हुआ? जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो पूरी नहीं हुई, जो अभी ठाकुर जी कह रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण है और अलार्मिंग है सरकार के लिए, युवाओं के प्रति। युवाओं को आपने कहा था कि हर एक हम 5 साल में 1 लाख जो सरकारी नौकरी है उसको देंगे। अगर उसको समानुपातिक रूप से अगर उसको आप विश्लेषण करेंगे तो 2 साल में 40,000 नौकरी सरकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन करीब करीब अगर सब जोड़ भी ले तो करीब करीब वो आंकड़ा जो है 14-15,000 तक पहुंचता है, यानी 25,000 का डेफिसिट यहाँ पर है, आप उसको नहीं दे पाए हैं। और भी कई चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सरकार का आप आंकेंगे तो पहला साल कहा जाता है कि हनीमून पीरियड है, दूसरे साल से सरकार के आकलन की शुरुआत होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार जो है वो सही दिशा में जा रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि, 2 बड़ी उपलब्धि, एक तो इकोनॉमिक क्षेत्र में मैंने बताया, दूसरा नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल स्टेट के रूप में होती थी। कहीं से भी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो नक्सलवादी है, वो रायपुर में आपको नक्सलवादी पकड़ लेंगे, इस तरह की एक छवि थी। और नक्सलवाद का जो कोर एरिया था वो छत्तीसगढ़ का है, ये सबको मालूम है। उस पे जो प्रहार हुआ है पिछले 2 साल में, वो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में, ये 2 बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि इस सरकार की इस 2 साल की है। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। तौकीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, बस जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता धनंजय भाई बोल रहे थे कि हमने जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे थे कि हमने नहीं दिया। देखिए, 2 साल की बोनस की बात करके 27 लाख किसान आज रजिस्टर्ड हुआ है। जब हम बोनस की बात करे थे तो 2018 के पहले की बात थी, जो हमने बोनस का वादा किया था, उस टाइम जितने किसान थे उनके हिसाब से वो बोनस दिया गया। तो पहली बात ये क्लियर कर लिया जाए। दूसरी बात, प्रतिदिन 2000 आवास बनने की बात करें तो मैं आज के आंकड़े बता रहा हूं। अभी तो आप भी समझते हैं कि अभी संजय भाई भी ये बात बता रहे थे कि 1 साल तो अपने को तो कार्य गति को बढ़ाने में समय लग गया, लेकिन जो घोषणा किए तो उस पर अमल करते हुए जब हम आज आए हैं तो आज जो अभी का महीना गुजरा है तो उसके हिसाब से जो है 2000 जो है प्रतिदिन का आंकड़ा अभी आया है। स्पीड जो बढ़ी है आवाज बनाने की, तो आज का आंकड़ा है ये। आप इसको पूरा 2 साल से जोड़ मत दीजिए, अभी इस पिछले महीने के आंकड़े को जो आज स्पीड आई है, पहले रही होगी स्पीड 100 मकान प्रतिदिन या 50 मकान प्रतिदिन, या वो अलग चीज है। तीसरी बात, अगर हम बात करें कि हमने जो वादे किए थे उसे अक्षरशः पूरा करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने ये भी किया है कि हमने जो तेंदुपत्ता बोनस थी 5500 रुपए, ये वादा आपके समय का 4500 था, हमने दिया है और ये धरातल पे उतरा है। किसानों ने इसकी बात को माना है और बाकायदा शुक्रिया अदा किया। हमने चरण पादुका चालू की थी, आपने चरण पादुका भी बंद कर दी थी। और ये बात सत्य है कि जिस प्रकार से एक भाई संजय भाई भी इकोनॉमिक के प्रोफेसर है, उन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई। ये बात सत्य है कि हम जब आए थे और मैंने कहा भी कि हमारे पास जो है बजट बिल्कुल नहीं था, खजाना खाली था, लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जब इसको कमान संभाले तो उसको कुछ समय हमको भी लगा, लेकिन हम उस गड्ढे को बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी भी कुछ गड्ढे भरे नहीं है, हम उसको भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो विकास जो की बात करते हैं, हम विकास कर रहे हैं, और अगर विकास कर रहे हैं तो जनता हमें सराखों पे रखी है। आपने विकास नहीं किया इसलिए आपको जनता ने उखाड़ फेंका है। तो ये आपकी खींच बताती है कि आपको सिर्फ मेन में निकालना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। रही बात हमारे समय की बात, आपने भूपेश बघेल सरकार ने इल्जाम लगाया था कि भ्रष्टाचार 2018 तक हुआ रमन सिंह की सरकार में, एक भी साबित नहीं हुआ, एक को भी अंदर के नहीं कर पाया। मैं हमेशा चुनौती देता रहा, धनंजय भाई भी 1-2 डिबेट में मेरे साथ उस वक्त बैठक इनकी सरकार थी, लेकिन कभी किसी को अंदर नहीं कर पाए। तौकीर जी, समय की सीमा में रोकूंगी। धनंजय जी, मैं चाहती हूँ प्लीज 10 सेकंड में बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से। देखिए, 2-3 बातें कहूंगा। इकोनॉमिक के छात्र हैं संजय जी, उन्होंने बोला कि भूपेश बघेल की सरकार ने 82 करोड़ का कर्ज छोड़ के उनकी सरकार का परिवर्तन हुआ था। तो एक आंकड़े आपको दे देता हूं, उस 82 करोड़ में 46,000 करोड़ रुपए पूर्व की रमन सरकार का कर्ज था। मतलब लगभग
35,000 करोड़ के आसपास हमारी सरकार ने 5 साल में कर्ज लिया था। मतलब समझते हैं कि हर प्रतिवर्ष उसको डिवाइड करेंगे तो 7,000 करोड़ के आसपास। धनंजय भाई हाँ। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। 41,695 करोड़ रुपए का कर्ज था 2018 में और 82,000 करोड़ आपके छोड़ करके गए थे। ठीक है, और मैंने यही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि भूपेश जी ने 82,000 करोड़ लिया। मैंने ये कहा कि भूपेश जी जब छोड़ करके गए थे तो उस समय 82,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। मैंने ये कहा था। मैंने आपको शेखर भाई वही तो कहा कि आपने कहा कि 82,000 करोड़ का कर्जा था। मैंने उसमें उसको डिवाइड किया कि आपने कहा कि 40,000 करोड़, मैंने 42,000 करोड़ के आसपास। 41,695 करोड़ रुपए 2018 ठीक है, चलिए धनंजय जी कंप्लीट करिए सर, समय हो गया। करोड़ रुपए हमारी सरकार यानी हर साल 8,000 करोड़ रुपए 5 साल में, और ये सरकार ने 1 साल में कितना लिया आपके ही आंकड़े को मान ले तो 28,000 करोड़ रुपए। मतलब समझ सकते हैं हर महीना ये कर्ज ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है ना कि डबल इंजन में जो राज्य को आर्थिक मदद का वादा था, बहुत सारी सहायता के बाद तो कर्जा कंकड़ बना दिए है। ये स्वास्थ्य की सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बेरोजगारी व सड़कों पे घूम रहे हैं, किसानों से धान की खरीदी में व्यवस्था है, बिजली विभाग योजना खत्म कर चुके हैं। चलिए धनंजय जी मैं रोकूंगी, समय बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि, और ये विषय बहुत बड़ा है। 2 सालों पर हम इतने कम समय में चर्चा नहीं कर सकते। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरकार के 2 साल कितना बेमिसाल, देखिए पहले से अभी में कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल कहा जा रहा है, जैसे कि संजय शेखर जी भी बता रहे थे, उन्होंने बहुत नजदीक से छत्तीसगढ़ को और वहां के राजनीतिक परिदृश्य को समझते हैं। उन्होंने बहुत क्लियरिटी से कहा कि देखिए काम तो हुआ है, काम को ये नहीं कह सकते कि पहले की स्थिति में आज डेवलपमेंट नहीं हुए। रही बात कितना कर्ज में डूबे हैं, कितना लेना पड़ रहा है, तो अमूमन हर सरकार के पास ये होता है। बहरहाल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस पर काम चल रहा है, जो रफ्तार चल रही है, आने वाले समय में उसको और कितना अच्छा करेंगे ये एक बात होती है। लेकिन फिलहाल ये जो 2 साल निकले हैं उस पर काम हुआ है और इसीलिए साई सरकार की कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।